औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकर्रमी अरकीनी प्रेस क्लब परचनार और सामीन करम अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती से हम एक ऐसी रियासत में रिहाइश पजीर हैं जहाँ बुनियादी सहूलियात तो क्या मिलनी है, अपने तहफ़्फ़ुज़ के भी लाले पड़े हुए हैं। हर माह 15 दिन बाद हमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक ऐसा शदीद ख़दशा लाहिक हो जाता है कि हमें मजबूरन आपके दर पर आना पड़ता है। हमें साहिबान इक़्तिदार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए धरनों और एहतजाजों का सिलसिला सहारा लेना पड़ता है। ना धमाके और दहशतगर्दी रुक रही है, ना ही हम बैठ पा रहे हैं और बैठेंगे भी नहीं। हम हर सूरत चाहे जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूं ही खड़े रहेंगे। इस मुअज़्ज़ज़ प्लेटफॉर्म से हमने कई दफ़ा अपने मुतालबात पेश किए, लेकिन किसी साहिब इक़्तिदार को शर्म ना आई और ना ही उनके कानों पर कोई कभी जूं रेंगी। हमारे सबसे पहले मैं शुरको धमाके का जिक्र करता हूँ। शुरको इमाम बारगाह में धमाका हुआ, वादे किए गए और रिपोर्ट आम करके मुलविस अफराद को सज़ा देने के लिए बहुत सारे झूठ बोले गए। रिपोर्ट क्या आती, उल्टा शुरको के लोगों को ही बेजा हरासा किया जाने लगा। पहले उन्हें गंदम की कटाई से रोका गया, फिर जब आवाम आड़े आए तो अब दीगर बहानों से तंग किया जा रहा है। कभी खेतों में बुआई से मना किया जाता है, कभी पानी की नदियाँ निकालने पर पाबंदी लगाई जाती है और कभी तलाशी के नाम पर उनको हिरासा किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि एफसी वहाँ हिफाजत के लिए नहीं, लोगों की ज़मीनें हथियाने के लिए बिठाई गई है। साहिबान इक़्तिदार बताएं कि एफसी किस कानून के तहत लोगों को ज़मीनों में काम करने से रोक रही है। ये कोई रेवेन्यू का इदारा है या अदालत का हिस्सा है या एक फरीक के तौर पर वहाँ लोगों को रोक रही है? इसका फ़ैसला ज़रूरी है। नंबर 2, एक हैरत अंगेज़ मंज़र ये है कि हमारे इलाके में धमाका होता है, ज़िम्मेदार सिक्योरिटी इदारे शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा हमारे ही ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं कि इसमें आप लोगों के अफराद शामिल हैं, आपके ही लोग मुलविस हैं जो चंद हज़ार रुपयों के लिए हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि ये इन इदारों के लिए शर्म का मकाम है। आप हमारी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, आपको शहर और इलाके की हर किस्म की बदअमनी और दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। ये तो नहीं है कि कोई दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आ जाए तो आप उसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या अंदरूनी तौर पर होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप पर नहीं आती। ये यकीनी तौर पर सिक्योरिटी इदारों की नाअहली है कि इतने सारे फाटकों के बावजूद, इतनी सारी तलाशियों के बावजूद, ज़लालत के बावजूद हर महीने में 10-15 दिन बाद यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता है कि लोगों को दहशतगर्दी का खौफ रहने लग जाता है। सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं, वो उल्टा आवाम को ही पीछे तंग करते हैं, इलाके को घेरे में ले लेते हैं, फाटकों पर तलाशियों की कतारें लगा दी जाती हैं। हम ये कहते हैं कि दहशतगर्द कोई भी हो, यहाँ को हो या अफ़गानिस्तान का, मुअज़्ज़ज़ हो या रज़ील हो, पारसा हो या पलीद, सबको रोकना सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारियाँ हैं। उन्हें सज़ा देना आप लोगों का ही काम है, आप लोगों की ही ड्यूटी है। हमें ताने मत दें, अपनी नाअहली पर गौर करें। दहशतगर्दी कोई भी करता है, नाअहली आपकी ही ज़ाहिर होती है। हाँ, लेकिन सबूत के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह को पकड़कर जेल में डाला जाए और उसे कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। नंबर 3, गुल सकीना केस। बदकिस्मती के डिस्ट्रिक्ट कुरम इदारों की बाहमी चपकलिशों की वजह से साजिशों का गढ़ बना हुआ है। चंद महीने पहले पेवाड़ गाँव में एक जानसोज वाक़या पेश आया, छोटी बच्ची की रेप का, जिसने पूरे शहर में आग लगा दी। ये अपनी नवीयत का वाहिद वाक़या था। हर तरफ अजीब परेशानी और दुख फैला हुआ था, हर कोई अफसोस कर रहा था। लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और मुजरिमों को सरेआम फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया। DHQ हस्पताल की रिपोर्ट की रोशनी में 8 अफराद को इस केस में सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ़्तार कर लिया। तहकीकात शुरू हुई, कब्र कुशाई की गई। कर्नल साहिब ने 90% केस की तह तक पहुँचने और मुलजिम की शिनाख्त का दावा किया। DPO साहब ने पोस्टमार्टम के बारे में इतला दी कि ये क्लियर रेप केस है और मौत की वजह भी रेप के दौरान हार्ट अटैक है। लेकिन जब केस अदालत में चला और मुद्दआ अलैह ने खुद से फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल की, इस रिपोर्ट के बाद न सिर्फ पूरा केस मुश्तबा हुआ बल्कि कर्नल और DPO के बयानात और इदारों की कारकर्दगी भी मशकूक हो गई। ये साजिशें यहाँ का मामूल है, लेकिन इतनी हाई एप्स का इसमें मुलविस होना या झूठ बोलना किसी तौर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
اب ہم بھروسہ بھی کریں تو کس پر؟ بدقسمتی یہ ہے کہ گرفتار شدہ افراد بھی اب تک جیل میں ہیں اور انہیں مختلف قسم کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور جو مدعی ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ اس کیس میں میرے ساتھ کرنل میری مدد کر رہا ہے اور میرا آج تک جتنی بھی مدد کی ہے وہ کرنا صاحب نے کی ہے۔ عجیب عالم ہے، ایک ضلع ہے اور کئی سرکار، لیکن سب نہ اہل اور اپنے کام سے بے خبر۔ ای سی اور ڈی سی کی اپنی حکومت ہے، ڈی پی او کی اپنی سرکار ہے، آرمی اور ایف سی تو پورے پاکستان کا دعویٰ کرتی نظر آ رہی ہے۔ پھر ایجنسیاں ہیں، ان ایجنسیوں کے اپنے ایجنٹ ہیں، بازار میں وردی پہ وردی نظر آتی ہے، وردی کے علاوہ بھی ایجنٹوں کی فوج جو ہتھیار اور اسلحہ لے کر سارے عام پھر رہی ہے، لیکن امن پھر بھی دستیاب نہیں ہے۔ لوگ ذہنی مریض ہو گئے ہیں، زمینوں کے معاملے پر روز قتل و غارت ہوتی ہے، حکومت مسائل حل کرنے کی بجائے مجرموں کو شے دیتی ہے تاکہ تنازع بڑھے اور سرکار تنازع کے حل کے نام پر عوام کو تنگ کرے یا ممکن ہے زمین پر ہی قبضہ جمایا جا سکے۔ یہ نظام کب تک چلے گا؟ یہ سازشیں کب تک جاری رہیں گی؟ اب سننے میں آ رہا ہے، بلکہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ آرمی شہر کو چھوڑ کر جانے والی ہے۔ انتہائی اچھی بات ہے، انتہائی خوشائند ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ کیا شہر مکمل طور پر سیکیور ہو چکا ہے؟ کیا آپ نکل کر ایف سی کو ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ ایف سی ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ پاکستان میں اب بھی قومیت اور مذہب کی بنیاد پر بھرتیاں ہوتی ہیں، پھر ایسی فورسز میں جن کو عوام کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ایف سی میں تو بالکل کلیئر طور پر قومیت اور مذہب کی بنیاد پر بھرتیاں کی جاتی ہیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ایف سی حفاظت کی بجائے مذہبی منافرت پھیلانے اور علاقائی انتقام کے لیے استعمال ہو جاتی ہے، جس کے چند مناظر پاکستان میں پارچنار میں بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں ایف سی پرامن احتجاج کرنے والوں پر پل پڑی اور درجنوں شہید کر دیے۔ ہمیں ایف سی قبول نہیں ہے۔ ایک قانونی طریقہ ہے، شہر میں قانون کی عملداری قائم کرنا پولیس کا کام ہے، یہ پولیس کو ہی کرنے دیا جائے۔ پولیس نفری کم ہے تو نئی بھرتی کی جائے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بے روزگار ہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ علاقے کی حفاظت کر سکیں، اس طرح لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، ہمیں عزت بھی ملے گی اور ہمیں تحفظ بھی مل جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ آپ کو خوش رکھے، ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں، قسم سے ہمارے سر سے بوجھ اتر جائے گا۔ آپ جائیں سرحدوں پر، وہاں تک محدود ہو جائیں، آپ کا وہی اصل مقام ہے، ہم اپنے علاقے کی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ یہ مسلسل واقعات کسی ایک خطرناک صورتحال کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ہم مزید کسی نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم پھر مطالبے یا درخواستیں نہیں کریں گے، بلکہ راست اقدام اٹھائیں گے۔ پھر ہم مجرموں کو نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ سیکیورٹی اداروں کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے، پھر ان سے حساب ہوگا۔ بس اب کافی ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ بھی جو مطالبات ہم وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہے ہیں ان پر بھی غور کیا جائے اور ریاست کو ریاست ہونے کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی اور راستہ بتائیں، ہمیں بتایا جائے کہ ہم اپنے لیے کوئی خود بندوبست کر لیں۔ شکریہ۔